हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई सेंटर ऑफ मास अपॉन एम आर का वैल्यू डिफरेंट शेप के लिए। इसमें देखते हैं रिंग के लिए। तो रिंग के लिए वैल्यू हो जाएगा आर। डिस्क के लिए आई सेंटर ऑफ मास तो आप लोग जानते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम आर, ये हो जाएगा r/2। हॉलो स्फीयर के लिए टू r/3 एंड सॉलिड स्फीयर के लिए 2r/5। ठीक है। अब अगर बोले कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब h लेस देन आई सेंटर ऑफ मास अपॉन एम आर से छोटा हो तब के लिए, और जब h ग्रेटर देन आई सेंटर ऑफ मास अपॉन एम आर से बड़ा हो। एक्चुअली ये दोनों सेम होता है, बोथ आर सेम। ये दोनों का वैल्यू, जो इसका वैल्यू होगा वही सेंटर ऑफ मास का वैल्यू होगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा F इंटू एच प्लस आर अपॉन 2mr। इसमें हो जाएगा 2F इंटू एच प्लस आर अपॉन 3mr। इसमें होगा 3F इंटू एच प्लस आर अपॉन 5mr। इसमें 5F इंटू एच प्लस आर अपॉन 7mr। ठीक है, सेम वैल्यू यहाँ भी होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिस्क रखा हुआ है, इट इज ए डिस्क जिस पे एक फोर्स लग रहा है F, इसका मास m है और रेडियस r है। बोला इट परफॉर्म प्योर रोलिंग। ठीक है, और इसका बोल रहा है कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे में लगेगा mg, इधर लगेगा, यहाँ पे है फोर्स F, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर रोटेशन होगा अल्फा से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और सेंटर का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर फ्रिक्शन। एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0, क्योंकि प्योर रोलिंग है। अगर हम स्मॉल f की बात करें तो स्मॉल f क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन है स्मॉल f, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी क्लॉकवाइज होगा, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, सोचो ये फोर्स ऊपर लगेगा तो ये इधर घुमाएगा और ये फोर्स इधर घुमाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो नेट फोर्स, नेट ये है ना, तो नेट तो ऊपर की ओर होगा। तो मीन्स इसके टॉर्क में से इसके टॉर्क को माइनस करेंगे, क्या बोले, इसके टॉर्क में से इस टॉर्क को माइनस करें तो
एफ माइनस एफ इंटू आर। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके बराबर होगा? आई अल्फा। तो एफ माइनस एफ इंटू आर, ये हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा के, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू रख दिए हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। अब इसे सॉल्व करें तो एफ माइनस एफ, ये हो जाएगा आर से स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम ए सेंटर ऑफ मास, आर अल्फा क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये एफ माइनस स्मॉल एफ एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास है, तो एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास हाफ एम ए सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू आएगा 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा? 2/3 एफ अपॉन एम। स्मॉल एफ का वैल्यू, स्मॉल एफ का जो वैल्यू है वो क्या होगा? सॉरी 2f/3। अब देखिएगा यहाँ इक्वेट कर रहे हैं फोर्स को, ऊपर का फोर्स और नीचे का, F प्लस N प्लस F। N ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन था, यहाँ पे N ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन था, प्लस F mg के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर का और नीचे का फोर्स बराबर mg के बराबर होगा। तो यहाँ से N क्या हो जाएगा? mg माइनस F, ठीक है। तो 2f/3 लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू mg माइनस F। अगर रोलिंग है इसका मतलब कि इधर का जो टॉर्क है इधर वाले से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो रोलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन लगा दिए। सो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2f/3 mg माइनस F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कैसे होता है? ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस mg का अगर ये एंगल अगर थीटा है तो mg का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एनी शेप, किसी भी शेप के लिए है, एनी शेप का ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का है, तो बिकॉज टॉर्क इक्वल्स टू 0, क्योंकि रोलिंग हो रहा है, तो हम क्या बोले कि इसमें mg साइन थीटा माइनस एफ, ये mg साइन थीटा नेट फोर्स नीचे की ओर है ना, तो mg साइन थीटा माइनस एफ किसके बराबर होगा? m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, या टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? F इंटू आर, और वो I अल्फा के बराबर होगा।
अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाई आर, आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वस टू आई आर अल्फ़ा। तो एफ आर स्क्वायर इक्वस टू आई इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, आई ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 में चलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एफ का वैल्यू रखेंगे और उसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1, तो वहाँ पे हमारे पास आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अच्छा, एम जी साइन थीटा को एक तरफ रहने देते हैं और एफ को उधर ले जाते हैं, तो एम ए सेंटर ऑफ मास, ये आई ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी प्लस। तो एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू अगर बोले तो एम जी आर साइन थीटा, इसी को आर से क्या करो, आर से डिवाइड कर दो, एम जी आर साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये अल्फ़ा हो गया। अगर एफ तो एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। अगर हम बोले डिफरेंट शेप्स की बात करें, रिंग के लिए एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा रिंग के लिए, तो जी साइन थीटा बाई 2 यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अगर डिस्क के लिए देखें तो हो जाएगा 2g साइन थीटा बाई 3 और आई का वैल्यू 0.5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर देखें, हॉलो स्फीयर ये सब आप लोग करके एक बार देखें, तो 3g साइन थीटा अपॉन 5, ये सब वैल्यू याद नहीं करें, आप लोग निकाल करके देख लें, फॉर्मूला आपके पास है 0.66 एम आर स्क्वायर। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए देखें, सॉलिड स्फीयर तो 5g साइन थीटा अपॉन 7 और यहाँ पे आई का वैल्यू 0.4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका है, तो सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर का है, ये सिर्फ थीटा नहीं, पूरा थीटा बाई 2 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन इसमें सॉलिड स्फीयर का है, यानी कि अगर एक साथ गिराए, रोल कराए, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, उसके बाद वो सब पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम है वो लेट से पहुंचेगा। अगर एक क्वेश्चन बोले 2 स्फीयर है, अच्छा देखो ये एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन किस चीज़ पे वैल्यू डिपेंड करता है, सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब वो कितने एंगल पे, ये कितने एंगल पे गिरा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, इसके मास और साइज पे नहीं। अगर बोला जाए अगर 2 स्फीयर अलग अलग साइज एंड अलग अलग मास का हो तो जल्दी कौन पहुंचेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर 2 स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, बगल में, ये पीछे नहीं रखा हुआ है, बगल में रखा हुआ है, एक के बगल में दूसरा,
और दोनों को गिराया जाए इंक्लाइंड प्लेन से, तो पहले कौन पहुंचेगा? दोनों साथ में पहुंचेगा, क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट 5/7 कांस्टेंट और एंगल भी थीटा कांस्टेंट। ये थीटा पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या है? तो इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। मैं आपको समझाता हूँ। कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चल रहा है। कोई आदमी ऐसे अगर यहाँ से देख रहा है तो ऐसा दिखा, जब ये यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है? इसमें p क्या है? लीनियर मोमेंटम। अगर हम ऐसा करें कि वो किसी इस पॉइंट पे था और v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, इसको मिला दें और बोले कि ये r वेक्टर है, यहाँ से ये r वेक्टर है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये v है तो इधर इसका जो ये r वेक्टर, ये है r वेक्टर, ये अगर v है तो इधर हो जाएगा v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर हो जाएगा v sin थीटा। अगर इसको हम ऐसे मिला दें, अब देखो ये है r, ये है एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये r sin थीटा, यानी कि ये r sin थीटा, ये r cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये v जो है ना, ये लीनियर वेलोसिटी है। चलिए, तो अब अगर हम देखें एंगुलर मोमेंटम, तो वो बोलेंगे कि L वेक्टर इक्वल्स टू R क्रॉस P। तो L वेक्टर इक्वल्स टू R क्रॉस P क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, यानी कि L वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू R क्रॉस B। ये तो M ऐसे मल्टीप्लाई में, इसको बाहर कर दो, तो M इंटू R क्रॉस V। तो ये जो L है ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये L जो है ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर ऐसा हुआ, इफ एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर इज थीटा, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो L क्या हो जाएगा? R क्रॉस V था ना, A क्रॉस B को क्या लिखते हैं? AB साइन थीटा, तो R क्रॉस B को क्या लिखेंगे? RV साइन थीटा। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MR V साइन थीटा। तो L MR, अच्छा ये V साइन थीटा क्या था? ये देखो, V कॉस थीटा ये था, V साइन थीटा ये था, मीन्स वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो इसको बोल सकते हैं
भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर में एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को कैसे और डिफाइन करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम एल, ये एम क्या है, मास, आर क्या है, डिस्टेंस, और ये वी परपेंडिकुलर क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो L इक्वस टू एम इंटू ये m इंटू आर को साइन थीटा के साथ लिख दो, r साइन थीटा इंटू वी। अब r साइन थीटा को क्या बोलेंगे, r परपेंडिकुलर, ये r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इंटू v, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इक्वस टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिस, लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिस। ठीक है, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोला फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल about the point of about the point of projection when it is at the distance, at the highest point, it is at the highest point, जब ये highest point पे है तब। ठीक है, तो समझिएगा, बोल रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल आप लोग जानते हैं ऐसे होता है कि ऐसे u वेलोसिटी से फेंके, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे रहता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है u cos थीटा, और इसी हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा, m r परपेंडिकुलर इंटू v। तो ये अगर r वेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट h होगा, सोचो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट h, तो लिख लो m h v। m h क्या होता है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और v मतलब वेलोसिटी यहाँ का क्या है u cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, m u स्क्वायर इंटू u का पावर 3 u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एल वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल
about the point of projection when it is at the end point, जब ये एंड पॉइंट पे है तब। देखिएगा एक प्रोजेक्टाइल ये है एंड पॉइंट पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा, और यहाँ पे भी वेलोसिटी वही u जिस वेलोसिटी से फेंका गया, तो यहाँ इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और नीचे का कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। इसे बोलते हैं रेंज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब देखो अगर इसे हम पीछे की ओर ड्रॉ करें और इसे आगे बढ़ाएं, देखो ये है r, ये है एंगल थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r sin थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r sin थीटा और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब L फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा m r u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत। ठीक, एक और क्वेश्चन, अगर एक पार्टिकल इधर v0 से जा रहा है, इसका मास m है, ये a है, तो पूछ रहा है L अबाउट ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। पहला पूछ रहा है कांस्टेंट, सेकेंड इंक्रीजेज, थर्ड डिक्रीजेज एंड फोर्थ फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो देखिएगा एक्चुअली L का वैल्यू क्या हो जाएगा m/v, m a और v0 से ये जो v वेलोसिटी से जो जा रहा है, और एक्चुअली v क्या है, v है v0 i कैप, ये कांस्टेंट है एक डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एंगुलर मोमेंटम of a particle moving in a circle of radius r with an angular velocity omega about the center of the circle। तो एक सर्कल है, ओमेगा से ये मूव कर रहा है और r रेडियस है, तो ये हो जाएगा r ओमेगा। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा m r इंटू r ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो L वेक्टर है
ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन किधर से किधर, तो के कैप की ओर, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ना, तो के कैप की ओर डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थीटा एंगल पे एंगल है, ये लेंथ एल है, ठीक है, और ये वेक्टर आर वेक्टर है। ये इस पे ऐसे ऐसे इस पे एक पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है और बोले, और उसका वेलोसिटी है v नॉट के कैप, ठीक है, बोले कि फाइंड एल वेक्टर फाइंड करना है। तो हम बोले कि r क्या होगा, तो इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एल साइन थीटा, तो ले, और दूसरा एल कॉस थीटा, तो माइनस एल कॉस थीटा जे कैप प्लस एल साइन थीटा आई कैप। तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा m इंटू आर क्रॉस वी, तो m के जगह पे m लिख दिए, r के जगह पे माइनस एल कॉस थीटा जे कैप प्लस एल साइन थीटा आई कैप, और इसका क्रॉस किसके साथ लेंगे v नॉट के कैप। तो ये आएगा m माइनस वी नॉट एल कॉस थीटा आई कैप माइनस एल साइन थीटा वी नॉट जे कैप। तो एल क्या आएगा एल वेक्टर माइनस एम बी नॉट एल कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बोले यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट देखते हैं, अगर प्योर रोटेशन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पॉइंट है P, छोटा सा मास कोई dm लिए, इधर का वेलोसिटी r ओमेगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, dl क्या होगा, l क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, तो छोटा सा एंगुलर मोमेंटम, तो dm इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ले जाओ आर स्क्वायर dm, तो l का इंटीग्रेशन l, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm क्या होता है I, ये हो गया I a, इस a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल करते हैं, एक रड है, इसका लेंथ l, मास m, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, और इसका पूछा जाए l निकालिए मोमेंट, लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा
ओमेगा इंटू आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा। इसी के जगह पे अगर डिस्क रहे, डिस्क इसका मास m है, रेडियस r है, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका L क्या लिखेंगे, हाफ m r²। हाफ m r² क्या होता है, I का वैल्यू इंटू ओमेगा। तो आप याद रखें ना कि प्योर रोटेशन के केस में आप ऐसे भी मोमेंटम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। ठीक है, तो वही I तो हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके थे, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर हॉलो स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर और इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/3 mr² ओमेगा। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग इम्प्योर रोटेशन। जैसे प्योर रोटेशन कर रहा था तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे, I इंटू ओमेगा। अब इम्प्योर रोटेशन है तब क्या करेंगे, ठीक है वो देखिएगा। इसमें ऐसा रहे कि अबाउट अ पॉइंट विच लाइज आउट द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के बाहर लाई करे। एक ये बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका बोला जाए निकालने के लिए, तो अगर हमें याद रखिएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे प्लस I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ये जो है ये हमारा एंगुलर मोमेंटम नेट निकलेगा, अगर जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वो पॉइंट बाहर है तो। ठीक है, बोलोगे कैसे सर, तो इसका जैसे ये बॉडी है इसका ओरिजिन के अबाउट निकालना है, किसी बाहर के पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हम ऐसे निकालते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले प्लस I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक रिंग है, और इसमें प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग, इसका मास m है, रेडियस r है, ये वेलोसिटी। अगर रेडियस r है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा r। अब बोले क्या कि फाइंड एंगुलर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा mvr
डायरेक्शन माइनस के कैप। अगर ये एल निकालना है बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये एम आर स्क्वायर भी अपॉन आर, यही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस के कैप। ये कैसे लिखे समझ में आया क्या? वी क्या होता है? आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा वी अपॉन आर, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यही आर ओमेगा, ये सेंटर ऑफ, ये वाला चीज़ सेकेंड वाला चीज़ निकालने के लिए, तो ये है आई, ये है ओमेगा, तो आई ओमेगा लिखे। तो अब जो है एल बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? -2, अच्छा ये आर से आर कैंसिल, ऐड हो जाएगा, तो -2 MVR के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये रेडियस r, सॉरी इस पे रखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है कुछ, ये नहीं है कुछ। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड L about a axis which passes through bottom most part of the disk and is fixed to the ground, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, MVR माइनस के कैप, बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हाफ MVR माइनस के कैप। अब बताइएगा ये बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3/2 MVR ऐड कर देंगे माइनस के कैप। बस सिंपल सा यही करना था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था इसमें। अगर ठीक है, ये है v वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे कोई एक्सिस है जो यहाँ से L डिस्टेंस पे है, तो इसका कैसे निकालेंगे? MVL के कैप प्लस ML² अपॉन 12 ओमेगा आई ओमेगा माइनस के कैप। डायरेक्शन आप A क्रॉस B जानते हैं, वेक्टर में कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, वही बस डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन उसी के A क्रॉस B के बेसिस पे। तो ML V माइनस L ओमेगा अपॉन 12। अगर डायरेक्शन में दिक्कत है तो एक बार जाकर के वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ें, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं।
एंगुलर मोमेंटम of a body performing impure rotation about a point inside the body। पिछले बार क्या था कि पॉइंट बॉडी के बाहर लाई करता था, इस बार जिसके अबाउट निकालना है ना वो पॉइंट बॉडी के अंदर रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे के अबाउट निकालना है, तो पॉइंट पी के अबाउट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इंटू ओमेगा जो होगा यही एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन between torque and angular momentum। अगर आपको ये रिलेशन निकालना है तो आपको लिखना होगा L इक्वल्स टू एम इंटू आर क्रॉस बी, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा dl बाई डी टी, वो डिफ्रेंशिएट करके जो आएगा वो dl बाई डी टी होगा, और वहाँ से उसको m इंटू ए जो आएगा उसको फोर्स लिख देंगे, और वहाँ से जा कर के हम लोग वो प्रूफ करेंगे। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। dl बाई डी टी जो है, जो कोई चाहे तो वो डिफ्रेंशिएट करके देख सकता है, dl बाई डी टी जो है वो आएगा टॉर्क के बराबर dl बाई डी टी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, द रेट, वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क देगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम about an axis gives us the torque about that axis, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देता है। ठीक है, सपोज about any पर्टिकुलर एक्सिस, इफ किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, देन अबाउट दैट एक्सिस dl बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0, यानी dl क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, dl बाई डी टी 0 है, ये dl यानी कि l क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो अगर फॉरवर्ड स्लीपिंग का केस रहे, फॉरवर्ड स्लीपिंग, ठीक है, स्फीयर है, इधर v वेलोसिटी से ओमेगा, नीचे mg, इधर फ्रिक्शन, ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, जो कि इससे x डिस्टेंस पे है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ये पॉइंट जाने, इन केस ऑफ a body rolling on a surface without action
विदाउट द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम about a point on the ground remains conserved। तो ये कब कंजर्व करना है, समझ में आया? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं।